अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। हमारा मैनुअल प्रैक्टिस का सेशन प्रोसेस है। हमारे अब तक 21 लेक्चर रिकॉर्ड हो चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 22 है। हम अपने लास्ट लेक्चर को रिकैप करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन देखी, ठीक है। कन्फ्लिक्ट के बारे में हमारी काफ़ी डिस्कशन रही। जो हमारे पास मेजर पॉइंट्स में उसमें हमने बात की थी। आपके पास स्केर्स रिसोर्सेज एक हमारे पास स्केर्स रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन, ये एक हमारे पास सोर्स है जो कि कन्फ्लिक्ट का हमारे पास जो है सोर्स बनता है। सेकंड हमने बात की थी हमारे पास के पर्सनल इनडिफरेंसेस या पर्सनल डिफरेंसेस जो आपके पास हैं लोगों के दरमियान में, जो डिफरेंट सोचें हैं, जो फर्क्स हैं हमारे पास। डिफरेंट, आप डिफरेंट सोचते हैं, दूसरा बंदा डिफरेंट सोचता है। ये जो सोच के दरमियान जो फ़र्क है, ये भी आपके पास जो है आपके पास जो है वो कन्फ्लिक्ट का सोर्स बनता है। स्केर्स रिसोर्सेज हमने बात की, हमने एग्जांपल दी आपको ऑयल की, वाटर की, मनी की, फाइनेंशियल जो आपके पास है। और एक कंट्री लेवल पे आप देखें तो आपके पास जो ऑयल है वो हमेशा स्केर्स होता है। किसी भी कंट्री के पास अबंडेंट ऑयल अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो जिन कंट्री के पास नहीं है वो आपको फोर्स इन कॉन्फ्लिक्ट है विद दोज कंट्रीज विच हैव इन अबंडेंट, ठीक है। तो आपके पास जो दुनिया में जितनी लड़ाइयां हो रही हैं वो किसी न किसी रिसोर्स को ही कैप्चर करने के लिए एक्चुअली आपके पास हो रही होती है। ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए तो ऑफ कोर्स है ही है, बट वहां पर रिसोर्सेज का ज्यादा आपके पास होता है कि रिसोर्स के ऊपर आप क्या करते हैं, वो काबिज हो जाते हैं। आप रिसोर्सेज जो है एक्सप्लोर करते हैं, वहां से आप उनको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दुनिया में देखें, ऑयल हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक है। फाइनेंशियली जो है फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हर कंट्री के अंदर इक्वल नहीं है। कुछ लोग जो है वो हाई हैं वहां पर, एक आपके पास जो फाइनेंशियली है, दूसरा आपके पास जो है वो लो है। तो आपके पास फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन वो भी आपके पास जो है वो अनइक्वल है, वो भी आपके पास जो है इक्वल नहीं है। जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है फाइनेंशियल, ये भी ऑफ कोर्स एक सोर्स आपके पास किस चीज का, कॉन्फ्लिक्ट का, ठीक है। फिर हमने बात की सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। हमने दो डिफरेंट जो है वो साइंटिस्ट को हमने देखा लिटरेचर के अंदर से हमने बात की। एक हमने बात की थी कार्ड्स की, एक हमने बात की थी रॉबिन्सन की, ठीक है। दोनों ने अपने एंड से जो है डिफरेंट डिफरेंट आपके पास चीजें जो हैं वो बताई, ठीक है। फॉर एग्जांपल कार्ड्स ने आपके पास कहा जी स्ट्रक्चरल जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, इट विल बी ए सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। फिर उन्होंने बात की आपके पास रोल कॉन्फ्लिक्ट, रोल एम्बिग्विटी ऑर्गेनाइजेशनल एंड के ऊपर आपके पास। रॉबिन्सन ने कहा कि जो आपके पास कम्युनिकेशनल गैप है, जो कम्युनिकेशन का आपके पास गैप है, दो जो आपके पास बंदे हैं या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजरियल लेवल पर जो कम्युनिकेशन है, इट विल बी ए सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अगर आपके पास कम्युनिकेशन गैप ज्यादा होगा, अंडरस्टैंडेबिलिटी कम होगी आपके पास, तो आपके पास कॉन्फ्लिक्ट के जो चांसेस हैं इट विल बी मोर, ठीक है। एक कॉन्फ्लिक्ट तो हमने ये बात की। दूसरे हमने बात की स्ट्रक्चरल की, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, उन स्ट्रक्चर्स के अंदर जो हायरार्की है, जो पावर आपके पास डेलीगेट की गई है, उस पावर की जो यूजेज है, उस अथॉरिटी की जो अकाउंटेबिलिटी है, अगेन इट विल बी अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये हमारे पास हो सकता है कि एक बंदा जो है पावर ज्यादा एक्सरसाइज करे, दूसरा जो है वो कम एक्सरसाइज करे आपके पास। तो दो बंदों ने है डिफरेंट डिफरेंट आपके पास जो है सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आपके पास जो है वो डिस्कस किए। फिर उसके बाद हमारा फोकस रहा आपके पास टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। आपके पास कॉन्फ्लिक्ट तो ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन में इनएविटेबल है, इट इज अनकंट्रोलेबल। ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट आपके पास जरूर रहेगा, बट हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स आर देयर। हमारी जो डिस्कशन रही उसमें हमने बात की कि हमारे पास इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट इट इज समथिंग वी कैन नॉट एनालाइज, वी कैन नॉट समथिंग जो कि इंटरप्रेट हो सके आपके पास, बिकॉज इट इज द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, इट इज इंटरनल टू द ह्यूमन बीइंग। आप इंटरनली जो है किसी चीज के बारे में सेटिस्फाई नहीं हो। फॉर एग्जांपल जो आपकी नीड्स हैं और ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं उनके दरमियान डिफरेंस है, देन दिस थिंग इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। इंटरनली आप किसी चीज से डिससेटिस्फाइड हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो रोल असाइन किया उससे आप डिससेटिस्फाइड हो, पे से डिससेटिस्फाइड हो। फॉर एग्जांपल कल्चरल है, रिलीजन है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि जिससे आप इंटरनली डिससेटिस्फाइड हो, ठीक है। अगर ये लो लेवल पे हो तो इट इज गुड इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, नो वरीज। बट जो आपके पास इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट एक ह्यूमन के अंदर जो है वो बढ़ता चला जाएगा, तो आपके पास क्या होगा कि ये आपके पास जो है प्रॉब्लमेटिक बनता चला जाएगा। इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट आपके पास जो है
अगर ये बढ़ेगा तो आपके पास जो है वो फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एब्सेंटीज्म आपके पास है, ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर, ये आपके पास चीजें जो आपके पास जो है बढ़ेंगी, ठीक है। तो डिफरेंट स्ट्रेटजीज हमने इसके बारे में डिस्कस की थी। एक स्ट्रेटजी हमने डिस्कस की वो हमारे पास था कंसल्टेंट, ठीक है, कि हमारे पास कंसल्टेंसी जो फर्म्स जो है कंसल्टेंट हायर करती है, कंसल्टेंट जो है उस बंदे से जो है वो डिस्कस करता है, उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होती है, उस प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन होती है, उसके बारे में डिफरेंट अल्टरनेटिव्स जो है वो जनरेट किए जाते हैं, ठीक है, और फिर उन अल्टरनेटिव्स में से जो सूटेबल है वो यूज किया जाता है, आपके पास जो प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन निकाला जा सके। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हमारे पास ये है कि दो बंदे हैं, एक डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं, उनके अंदर डिफरेंट ऑफ थॉट्स है, डिफरेंट स्किल्स हैं, डिफरेंट उनकी रिक्वायरमेंट्स है, डिफरेंट नीड्स है। ये जो डिफरेंस है हमारे पास, ये ऑफ कोर्स एक सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। मे बी एक बंदा जो एक चीज पे एग्री है दूसरी चीज पे एग्री ना, फॉर एग्जांपल रेस आपके पास है, डिफरेंट रेस से दो बंदे होंगे, कॉन्फ्लिक्ट वहां पे हो सकता है आपके पास। डिफरेंट कल्चर से दो बंदे हैं, डिफरेंट रिलीजन से दो बंदे आए हैं, तो आपके पास डिफरेंट इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास है। फिर हमने स्ट्रेटजीज डिफरेंट डिस्कस की थी, आप किस तरह से इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं और आप किस तरह से चीजों को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। फिर हमने बात की इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट। हमारे इंडियन डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट हमारे पास रहा कि नो डाउट हम हमेशा बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान जो है सिनर्जीज हो, डिफरेंट डिपार्टमेंट के दरमियान आपके पास क्या हो, वो सिनर्जी हो। जितनी ज्यादा आपके पास इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन सिनर्जी आपके पास जो है वो ज्यादा होगी, उतनी आपके पास परफॉर्मेंस जो होगी वो आपके पास क्या होगी, हाई होगी। बट मोस्ट ऑफ द टाइम इन ऑर्गेनाइजेशन जो आपके पास रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास हमेशा स्केर्स होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास। और यहाँ पर हमारे पास ये है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं डिफरेंट, वो कई दफा एक रिसोर्सेज को जो है ऑन द सेम टाइम जो है वो यूज आपके पास जो है कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जो आपके पास इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट है वो आपके पास यही आता है यहाँ पर कि एक डिपार्टमेंट जो है वो ज्यादा उस रिसोर्स को यूज कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है वो कम यूज कर रही है, दूसरे के लिए कम जो है वो रिसोर्स रखा गया, दूसरे पहले के लिए आपके पास रिसोर्स क्या है वो ज्यादा रखा गया। तो जब ये यहाँ पे unequal distribution of resources among the department, it leads towards the interdepartmental conflict। जो हमारा आज का लेक्चर होगा वो कॉन्फ्लिक्ट से ही रिलेटेड है, लेकिन हम आज के लेक्चर में जो बात करेंगे वो हमारे पास होगा कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। हमने कॉन्फ्लिक्ट के डिफरेंट सोर्सेज देखे, हमने कॉन्फ्लिक्ट के डिफरेंट रीजंस देखे, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स देखे, बट हमने कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की बात नहीं की। जो हमारा आज का लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे कि हाउ कैन वी मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट। ऑफ कोर्स कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल है हमारे पास, इसे कंट्रोल करना मुश्किल है, बट इज देयर एनी पॉसिबल वे दैट वी कैन मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट, वी कैन हैंडल द कॉन्फ्लिक्ट? Yes, there are different techniques, there are different skills which manager at the top management, of course at the business level and the functional level manager उसे यूज करते हैं, और आपके पास क्या करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो क्या करते हैं, उसको आप जो है वो अवॉइड करते हैं। स्ट्रेटजीज फॉर डीलिंग विद द कॉन्फ्लिक्ट, हाउ कैन यू डील विद कॉन्फ्लिक्ट पॉजिटिवली। आपके पास कौन कौन से, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट जो है आपके पास वो नेगेटिव आउटकम नहीं देता, हमेशा जो है उसका आउटकम नेगेटिव नहीं होती। कॉन्फ्लिक्ट आपके पास जो है वो पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव इम्पैक्ट भी देता है, बट हमें हमेशा उसकी पॉजिटिव साइड उसके ऊपर जो हमें जो है ज्यादा जो है वो फोकस जो है वो रखना है। तो कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिसके थ्रू हम जो है कॉन्फ्लिक्ट्स जो है क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स, मैनेजरियल लेवल के ऊपर हम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं, तो मैनेजर की बीइंग ए मैनेजर कौन कौन सी ऐसी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स हैं जो आपके अंदर होना जरूरी है ताकि आप कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो आसानी के साथ जो है वो रिजॉल्व कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट वी आइडेंटिफाई द मेथड्स फॉर रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट। हम जब बात करेंगे आज के लेक्चर में, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द कॉन्फ्लिक्ट। देन आफ्टर आइडेंटिफाइंग दोज फैक्टर वी शुड डिस्कस द मेथड्स फॉर resolving the conflict. Then there are two forms of conflict. First one is distributive conflict, and first of all come over the slides. First of all we have distributive conflict and second we have integrative conflict resolution, ठीक है। Two forms of conflict resolution. फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट को जो रिजॉल्व करने के दो डिफरेंट मेथड्स हैं। इनमें हमारे पास जो पहला मेथड है वो हमारे पास है डिस्ट्रप्टिव, ठीक है, कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मेथड। डिस्ट्रीब्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मेथड में हमारे पास क्या बात है, विनिंग थ्रू द यूज ऑफ नेगेटिव बिहेवियर,
ठीक है, आप जो है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हो या विन करते हो, अचीवमेंट करते हो, परफॉर्मेंस को एनहांस करते हो थ्रू द यूज ऑफ नेगेटिव बिहेवियर। डिसएग्रीमेंट टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम रीचिंग देयर गोल्स, हमारे पास डिस्ट्रक्टिव, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव बिहेवियर, हमारे पास क्या है डिस्ट्रक्टिव हमारे पास कि डिसएग्रीमेंट टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम रीचिंग देयर गोल, डिसएग्रीमेंट टू प्रिवेंट्स अदर, आप इस चीज पे बिल्कुल भी एग्री नहीं है कि दूसरा बंदा जो है वो अपने गोल्स जो है वो अचीव ना करे, ठीक है, दोनों पार्टीज जो है वो अपने गोल्स जो है वो अचीव करें, दोनों पार्टीज को जो है इक्वल राइट्स है कि जो उनके गोल्स हैं उनको जो है वो फुलफिल करें, दोनों पार्टीज के गोल को फुलफिल भी करना है और कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो रिजॉल्व भी करना है। सो दिस इज समथिंग डिस्ट्रीब्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन अप्रोच सर्व्स पर्सनल नीड्स एंड गोल्स एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर्स, ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है कि आप जो पर्सनल नीड्स और गोल्स हैं उनको आप एक्सपेंस ऑफ द अदर जो है उनको जो है आप क्या करते हैं, उनको आप रिजॉल्व करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट एज विन लूज। अब जो डिस्ट्रीब्यूटिव हमारे पास यहाँ पे सेंस है, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब यहाँ पर एक बंदा जीतेगा, एक बंदा आपके पास क्या करेगा, वो लूज करेगा, ठीक है, तो 4 डिफरेंट पॉइंट्स जो हमने देखे, 3 डिफरेंट पॉइंट्स। विनिंग थ्रू द यूज ऑफ नेगेटिव बिहेवियर, आप नेगेटिव बिहेवियर जो है उसको यूज करते हुए क्या करते हैं, आप वो जो है विन करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास पावर का ज्यादा यूज करना, कि आप पावर को, आपके पास पावर ज्यादा है, पावर को यूज करते हुए आप क्या करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो खत्म करते हैं, सारे के सारे जो गोल्स के बेनिफिट्स हैं वो आप खुद ले लेते हैं, दूसरी पार्टी को आप कुछ भी नहीं देते। सो दिस इज अगेन अ नेगेटिव बिहेवियर, नेगेटिव अप्रोच टुवर्ड्स द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो हमारे पास जो सेकंड पॉइंट, डिसएग्रीमेंट टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम रीचिंग देयर गोल्स, ठीक है, दूसरों के गोल की आपको कोई फिक्र नहीं है, यू आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट देयर ओन गोल। पर्सनल नीड्स और गोल्स को आप जो है वो ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, किसके ऊपर, आपने जो दूसरे कोलीग्स हैं उनके उसके ऊपर, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट एज अ विन लूज, इसके अंदर जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो हमारे पास विन लूज होगा। नो डाउट इस केस के ऊपर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बिहेवियर, जो हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रेटजी है, इसके अंदर ऑफ कोर्स ऐसा ही लग रहा है हमारे पास कि आप जो है वो जीत गए, ठीक है, लेकिन इन एक्चुअल पोजीशन जो है आपके पास जो है बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपके पास ऑर्गेनाइजेशन जिनसे सफर करेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो ग्रुप आपके पास लूज हुआ है उनका मोटिवेशनल लेवल भी जो है वो लो होगा, उनका लेवल ऑफ कमिटमेंट जो है वो भी आपके पास जो है वो भी डिक्रीज होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मे बी इन द फ्यूचर रन जो है दे विल नॉट कंट्रीब्यूट इन द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। इसके साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम आता है वो आपके पास है कि अवेलेबिलिटी ऑफ होनेस्ट ओपिनियन, आपके पास अनअवेलेबिलिटी ऑफ ऑनेस्ट ओपिनियन, वो इसी वजह से आपके पास होता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट आपके पास लूजर है वो कभी भी आपको जो है ऑनेस्ट ओपिनियन जो है वो नहीं देगा। दे ओनली सर्व द पर्पस, जो काम दिया गया वो सिर्फ करेंगे, इसके अलावा दे आर नॉट विलिंग टू कंट्रीब्यूट, उसके अलावा वो कंट्रीब्यूट आपके पास जो है करने के लिए विलिंगनेस उनके अंदर जो है वो नहीं होगी। सो दिस काइंड ऑफ बिहेवियर अगेन इट इज समथिंग वेरी मच प्रॉब्लमेटिक। तो हमारे पास सेकंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हमारे पास स्ट्रेटजी है, या हमारे पास सेकंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैनेजमेंट जो बिहेवियर है वो हमारे पास है इंटीग्रेटिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। इंटीग्रेटिव में हम क्या बात करते हैं, फॉस्टर कॉर्पोरेशन एंड शेयर्ड सोल्यूशन। यहाँ पे हम बात करें इंटीग्रेटिव की, यहाँ पे हम जो है कॉर्पोरेशन मिल बैठ के काम करने को ज्यादा तरजीह देते हैं, एंड शेयर्ड सोल्यूशन, और जो हम सोल्यूशंस निकालते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, शेयर्ड होते हैं। मीन आप जो दोनों पार्टीज हैं जो इशू है उसको अंडरस्टैंड करते हैं और उस इशू के मुताबिक आप क्या करते हैं कि डिफरेंट अल्टरनेटिव्स जो हैं वो जनरेट करते हैं, और फिर जो डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं उनको आप क्या करते हैं, उनके साथ आप आते हैं, ठीक है। आपके पास जो डिफरेंट सॉल्यूशंस आए हैं वो डिफरेंट सॉल्यूशन किस बेसिस पर आए हैं कि आपने मिल बैठकर जो है प्रॉब्लम को समझा है, दोनों के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स हैं, उनको डिस्कस किया है, और आप एक ऐसे एग्रीमेंट के ऊपर आए हैं जहां पर आपके पास प्रॉब्लम क्या है वो आप जो है वो इजिली जो है वो सॉल्व हो सके। मॉडिफाइंग आइडियाज, बार्गेनिंग फॉर एन एक्सेप्टेबल कॉम्प्रोमाइज। मॉडिफाइंग आइडियाज, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी आपकी नीड्स हैं, जब आप दूसरे की बात को समझेंगे, दूसरे की रिक्वायरमेंट्स को समझेंगे, तो आपको अपना जो रिक्वायरमेंट्स है उनको मॉडिफाई करना पड़ेगा, अपने आइडिया को क्या करना पड़ेगा, आपको जो है वो मॉडिफाई करना पड़ेगा। जब आप अपने आइडिया को जो है वो मॉडिफाई करेंगे, बार्गेनिंग फॉर एन एक्सेप्टेबल कॉम्प्रोमाइज, जहां पर जो मॉडिफाइंग आइडिया की बात हमारे पास कर रहे हैं, हम इसीलिए बात कर रहे हैं कि आप एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट है, इसको रिजॉल्व होना चाहिए, और रिजॉल्व जो है नॉट ऑन द एक्सपेंस ऑफ अदर,
गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, बल्कि आप चाह रहे हैं कि कुछ इस तरह का आपके पास जो है इंटीग्रेटिव सा जो है वो सोल्यूशन निकल आए, जिसमें दोनों बंदों को जो है वो जो मैक्सिमम जो बेनिफिट है वो जो है आप ले सके, दोनों बंदे के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव जो है वो भी फुलफिल हो और जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो आप ले सके। दैट्स व्हाई व्हाट वी आर डिस्कसिंग इन द सेकंड पॉइंट, मॉडिफाइंग आइडियाज, बार्गेनिंग फॉर एन एक्सेप्टेबल कंप्रोमाइज। अब अपने मॉडिफाई करते हैं अपने आइडिया को। फॉर एग्जाम्पल जो आपकी रिक्वायरमेंट थी, अगर आपकी रिक्वायरमेंट में थोड़ी सी चेंज की जाए तो दूसरे की जो है रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, तो आप क्या करते हैं, मॉडिफाई करने के लिए तैयार हैं, ठीक है, आप कंप्रोमाइज करते हैं, मॉडिफाइंग एटीट्यूड आप अप्लाई करते हैं, लेकिन आप उसके साथ क्या करते हैं, आप कंप्रोमाइज करते हैं। सर्च फॉर सोल्यूशन एंड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द अदर्स। आप क्या करते हैं, सोल्यूशंस के लिए जब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव मॉडिफाइड एक आइडिया, आपने आइडिया मॉडिफाई किया, अब आप क्या करते हैं, आप जो है सॉल्यूशंस निकालते हैं, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स निकालते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहते हैं, पर ये प्रॉब्लम रिजॉल्व किस तरह से होगा, ठीक है। उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स जनरेट करते हैं। कोऑपरेट एंड नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कोऑपरेटिव आप कोऑपरेट करते हैं एंड नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आपके पास क्या होता है कि आपके पास इंटरडिपेंडेंट, ठीक है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉट इंटरडिपेंडेंट, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंड, आपके पास ना एक इवेंट दूसरे इवेंट के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पर आपके पास क्या, एक इवेंट नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक इवेंट दूसरे इवेंट के ऊपर डिपेंड ना करती है, ठीक है, कि आपके जो गोल्स हैं ऑफ कोर्स वो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस होंगे, तब दूसरे के गोल्स आपके पास क्या होंगे, मीट होंगे। दोनों अगर अपने अपने गोल्स जो है वो करेंगे तो ऑफ कोर्स कभी भी आपके पास कंप्रोमाइजिंग स्टेट जो है वो नहीं आ सकेगी। ऑब्जेक्टिव इज टू शेयर वैल्यूज, हाईलाइट कॉमन ऑब्जेक्टिव्स एंड हेल्प टू अचीव कंसेंसस। आपके पास इस इंटीग्रेटिव अप्रोच के अंदर जो पर्पस होता है मैनेजमेंट का या मैनेजर्स का जो फोकस होता है वो आपके पास यही होता है कि आप वैल्यूज अपनी क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। आप जो है हाईलाइट्स कॉमन ऑब्जेक्टिव, जो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आप जो है हाईलाइट करते हैं एंड हेल्प अचीव कंसेंसस, और आप कंसेंसस के थ्रू, ठीक है, कंसेंसस आपके पास कोई भी ऐसा काम जिसके थ्रू दोनों पार्टीज जो है जिस पे एग्री आपके पास हो सके, आप उसको जो है करते हैं। Transition from distributive to integrative conflict resolution occur when the need to accomplish a common goal is recognized. Common goal दोनों parties का क्या है? If you should understand and if you recognize this thing, कि common goal जो है वो ये है। जो ही आपको कॉमन गोल के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, आप ओपन माइंड के साथ क्या करेंगे, दूसरों को भी जो है क्या करेंगे, वो उनके भी गोल्स ऑब्जेक्टिव्स उनको भी जो है आप क्या करें, उनके भी आप केयर करेंगे, ठीक है। इफ यू शुड नॉट केयर अबाउट द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अदर एंड यू आर नॉट इन पोजिशन एंड यू आर नॉट इन मूड actually to resolve a problem, then this thing is called distributive and it is not the integrative. integrative के अंदर जो है आप जो है वो compromising attitude रखते हो, दूसरे की values को आप understand करते हो, दूसरे की requirement needs उनको आप understand करते हो, फिर उसके मुताबिक अपने idea क्या करते हो, modify करते हो, और फिर कुछ इस तरह का consensus generate करते हैं ताकि दोनों parties जहाँ पर क्या कर सके कि वो एक common agreement के ऊपर आकर अपने problems क्या कर सके, वो resolve कर सके। conflict management आपके पास जो है वो once an individual realize that it will be impossible to achieve the desired goal without resources and abilities beyond their own, the transition can take place. आपके पास एक और जो conflict management के अंदर एक important चीज है, it is about the recognition of the goals and abilities required. आपके goals क्या हैं, you must be clear with that, and in order to complete those goals, what are the required skills? आपके पास जो required skills हैं वो आपके पास क्या है, ठीक है। अब आपके पास ये है कि अगर आपके गोल्स क्लियर हैं और आपको पता चल जाता है कि जो आपके पास रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो आपकी जो है आपके कंट्रोल से बाहर हैं या आपके पास वो रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं हैं, तो यहाँ पर आपके पास जो है कुछ कंप्रोमाइजिंग स्टेट जो है आ सकता है। हम स्टेटमेंट को दोबारा देखते हैं। वंस इंडिविजुअल रियलाइज, ठीक है, एक दफा बंदे को अगर ये एहसास हो जाए दैट इट विल बी इम्पॉसिबल टू अचीव द डिजायर्ड गोल विदाउट रिसोर्सेज एंड एबिलिटीज, कि इट विल बी इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा किसी गोल को अचीव करना विदाउट डिजायर्ड गोल्स, विदाउट रिसोर्सेज एंड विदाउट स्किल्स, ठीक है, द ट्रांजिशन कैन टेक प्लेस। तो फिर हमारे पास जो है वो ट्रांजिशन जो है फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटिव से इंटीग्रेटिव फेज के अंदर जो आपके पास जो है वो जो है ट्रांजिशन पॉसिबल है, ठीक है। तो हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर वो हमारे पास है रिकग्निशन, कि आपको रिकग्निशन हो किसके बारे में, रिसोर्सेज के बारे में। जो गोल्स हैं वो विदाउट रिसोर्सेज जो है वो फुलफिल नहीं हो सकते, और रिसोर्सेज के
साथ साथ जो स्किल्स हैं जो रिक्वायर्ड है, ठीक है, उनका होना भी आपके पास जो है जरूरी है। ठीक है, ये दो चीजें अगर आपके पास क्लियर है, अगर आपके पास गोल्स और रिसोर्सेज भी नहीं है और वो भी नहीं है, तो फिर आपके पास ट्रांजिशन जो है पॉसिबल हो सकती है। इसमें हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे हमारे पास इंटीग्रेटिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल सेट। हमारे पास इंटीग्रेटिव के अंदर हमने बात कहा कि हमारे पास रिकग्नाइज किया जाता है इस चीज को कि दूसरों के गोल भी उतने ही इंपॉर्टेंस हैं जितने कि हमारे गोल इंपॉर्टेंस है। ठीक है, यहाँ पर जो है आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हो इंटीग्रेटिव के अंदर। इंटीग्रेटिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अंदर आप जो है फ्लेक्सिबल होते हैं, अपने आइडिया को मॉडिफाई करते हैं, आइडिया को चेंज करते हैं और दूसरी पार्टी को भी जो है उसके गोल्स को अंडरस्टैंड करते हुए उनको भी जो है वो आप जो है वो मौका देते हैं कि आप जीत सके। तो आप दोनों तरफ मतलब विन विन सिचुएशन को जो है फोकस किया जा रहा होता है। जो स्किल्स हमारे पास रिक्वायर्ड हैं इंटीग्रेटिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल के लिए, इसका एबिलिटी टू एस्टेब्लिश इफेक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, जो हमारे पास स्किल्स हैं जो ऑफ कोर्स एक मैनेजमेंट लेवल पे होंगी और ऑफ कोर्स these are the best management practices actually जो हमारे पास इंटीग्रेटिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है स्किल्स है, ठीक है, ये हमारे पास मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके अंदर ये स्किल हो कि एबिलिटी टू एस्टेब्लिश इफेक्टिवली वर्किंग रिलेशनशिप। वर्किंग रिलेशनशिप ये हमारे पास दो बंदों के दरमियान भी आपके पास वर्किंग रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, इन ग्रुप हमारे पास हो सकता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जो वर्किंग रिलेशनशिप है उसको इफेक्टिवली मैनेज करना जो है वो एक आना चाहिए। दिस इज फर्स्ट स्किल रिक्वायर्ड। सेकंड, मस्ट हैव कोऑपरेटिव एंड प्रॉब्लम सॉल्यूशन एटीट्यूड। आपका जो है जो एटीट्यूड है, इट मस्ट बी प्रॉब्लम सॉल्यूशन, इट मस्ट बी समथिंग प्रॉब्लम सॉल्यूशन एटीट्यूड, इट मस्ट बी कोऑपरेटिव एज वेल एज प्रॉब्लम सॉल्यूशन एटीट्यूड। आपका जो है वो डेमोक्रेटिक या एक किस्म का अथॉरिटेटिव किस्म का जो है एटीट्यूड ना हो। ठीक है, आपका स्टाइल ऐसा हो कि आप जो क्या करना चाह रहे हैं, प्रॉब्लम को क्या करना चाह रहे हैं, वो रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। तो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आपको अपना एटीट्यूड जो है कोऑपरेटिव एज वेल एज प्रॉब्लम सॉल्यूशन एटीट्यूड जो है इसको जो है वो आपको जो है वो देखना होगा। ठीक है, जो आपका एटीट्यूड हो इट मस्ट बी कोऑपरेटिव, मस्ट बी एबल टू मैनेज द ग्रुप प्रोसेस एंड ग्रुप डिसीजन मेकिंग, बी नॉलेज अबाउट द इश्यूज। ठीक है, आप जो है ग्रुप के अंदर जो डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं आप उन्हें मैनेज भी कर सकते हो और जो ग्रुप डिसीजन मेकिंग है इसके अंदर भी जो है आपको पता होगा ग्रुप प्रोसेस क्या चीज है, ग्रुप के अंदर डिसीजन मेकिंग कैसी होती है और इसके साथ साथ जो डिफरेंट ग्रुप्स के इश्यूज हैं उनके बारे में नॉलेज होना भी जो है वो आपके पास जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के अंदर हम बात करेंगे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स आर एट द कोर ऑफ द एबिलिटी टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, जिस हमने भी लास्ट बात की। हमारे पास एबिलिटी टू एस्टेब्लिश वर्किंग रिलेशनशिप्स जो है उनको एनहांस करना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स आर एट द कोर ऑफ अवर एबिलिटी टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आपके पास क्या है, आपका जो दूसरे बंदों के साथ रिलेशनशिप है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है, वो हमारे पास किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में जो है वो अहम रोल अदा करता है, बट दे सेट द कोर ऑफ अवर एबिलिटी टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। अब ये एक मैनेजेरियल लेवल पर है कि आप जो है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट जो है या इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप है उनको आप किस तरह से मेंटेन करते हैं। एक अच्छा मैनेजर आपके पास क्या करता है कि वो आपके पास इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप्स है उनके ऊपर जो है ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, उसकी एबिलिटी टू इम्प्रूव एंड इनहांस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अमंग द इंडिविजुअल, उसके ऊपर जो है उनका फोकस जो है वो आपके पास क्या है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आप जितने इफेक्टिवली मैनेज कर सकेंगे, कॉन्फ्लिक्ट भी आपके पास उतने ही आसानी से जो है वो मैनेज आपके पास जो है वो हो जाएगा। यहाँ पर हम जो बात करें इफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अमंग को-वर्कर्स कैन पोटेंशियली डिक्रीज द सेवेरिटी ऑफ द ग्रीवीनेस फाइल्ड। ठीक है, इफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आप अगर एक अच्छे मैनेजर हैं और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आपको डेवलप करना आते हैं तो हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है वो हमारे पास है इफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अमंग को-वर्कर कैन पोटेंशियली डिक्रीज द सेवेरिटी ऑफ द ग्रेविनेस फाइल्ड। जितनी भी दिल में कुदूरत है या दिल में जितना भी एक वो परेशानी है या आपको जितना भी एक वो गुस्सा भरा हुआ है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के दरमियान अच्छी तरह मैनेज किया जाए तो आपके पास ये ग्रीवनेस आपके पास क्या हो सकती है वो कम हो सकती है। मेटाफोर टू डिस्क्राइब एटीट्यूड टुवर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, आपके पास जो एटीट्यूड्स हैं, जो डिफरेंट मेटाफोर्स जो डिस्क्राइब करते हैं आपके एटीट्यूड्स के टुवर्ड्स द कॉन्फ्लिक्ट, दीज आर कॉन्फ्लिक्ट एज अ वार, कॉन्फ्लिक्ट एज इम्पोर्टेंस and conflict as a rational process. These are three different metaphors. अगर आप ये समझते हैं कि conflict as a war,
ग्रेट पर्सनल कॉस्ट। तो कन्फ्लिक्ट एज अ वॉर आपके पास कन्फ्लिक्ट वॉर के तौर पे एक्ट तो करेगी, बट इट शुड बी ऑन ग्रेट पर्सनल कॉस्ट। ग्रेट पर्सनल कॉस्ट इसके अंदर आपके पास क्या होगी, वो इन्वॉल्व आपके पास होगी। कन्फ्लिक्ट एज इम्पोर्टेंस, पावरलेस टू इम्पैक्ट, ठीक है। इम्पोर्टेंस की कन्फ्लिक्ट अभी भी हमारे पास जो है वो, अब ये आपके ये एक मैनेजरियल लेवल के ऊपर बात आपके पास है कि वेदर यू शुड कंसिडर कन्फ्लिक्ट एज अ वार, दैट ओह कन्फ्लिक्ट इज प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। इट शुड बी ऑन द पर्सनल कॉस्ट। तो सेकंड आप भी अगर ये समझते हैं कन्फ्लिक्ट एज इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस मीन पावरलेस टू इम्पैक्ट, के कन्फ्लिक्ट का आपके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। कन्फ्लिक्ट एज अ रैशनल प्रोसेस, कन्फ्लिक्ट मतलब कि ऐसे रैशनल प्रोसेस जो है वो आपके पास क्या करेगा, एक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल कोलैबोरेशन, ठीक है, कोलैबोरेशन। कन्फ्लिक्ट एज अ रैशनल प्रोसेस, इसको मतलब कि कोलैबोरेटिव वे में जो है सॉल्व हो जाए। मोस्ट फ्रीक्वेंटली कन्फ्लिक्ट एज इम्पोर्टेंस, मोस्ट फ्रीक्वेंट आपके पास जो चीज आमतौर पर ऑर्गेनाइजेशन में देखी जाती है, कन्फ्लिक्ट एज एन इम्पोर्टेंस, कि हमारे पास कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। पावरलेस टू इम्पैक्ट, के कन्फ्लिक्ट हमारे पास जो है वो इम्पैक्ट जो है वो नहीं करेगी। स्ट्रेटजीज फॉर डीलिंग विद द कन्फ्लिक्ट, हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं जो कि हम कन्फ्लिक्ट के साथ डील करने के लिए जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। वी शुड डिस्कस दीज स्ट्रेटजीज वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज बी ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कि यू शुड बी ऑब्जेक्टिव, बी ऑब्जेक्टिव। यू शुड एनालाइज एंड सेपरेट कंटेंट्स एंड पर्सनल इशू। आपको जो भी डिसीजन लेना है, ठीक है, इट मस्ट बी बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आपके जो पर्सनल डिसीजंस हैं, जो आपके कंटेंट रिलेटेड डिसीजंस हैं, वो सेपरेट होना चाहिए, ठीक है। वॉट एवर यू आर डिसाइडिंग, आपको प्रोग्रेस को दूसरी तरफ देखना है और आपको कन्फ्लिक्ट को जो है वो दूसरी तरफ देखना है। आपको कन्फ्लिक्ट की बेस पर जो है दूसरी चीज जो है डिसाइड नहीं करनी। फॉर एग्जांपल, आप जो है किसी बंदे के बारे में डिसाइड करना चाह रहे हैं, तो आप उसके सिर्फ जो है वो कन्फ्लिक्ट एटीट्यूड को नहीं देखेंगे, बल्कि देखेंगे इसकी प्रोग्रेस कितनी है, ठीक है। समथिंग आपको जो है कन्फ्लिक्ट के टाइम पे कन्फ्लिक्ट को डिसाइड करना है, जो ऑब्जेक्टिव है आपका, जिसके ऊपर हम डिसीजन लेना है, आप उसी के ऊपर जो है वो डिसीजन लें, दूसरी चीज के ऊपर आप जो है वो डिसीजन ना लें। एनालाइज एंड सेपरेट कंटेंट एंड पर्सनल इशू, यू शुड एनालाइज योर पर्सनल इशू, ठीक है। कंटेंट एंड पर्सनल इश्यूज, इन दोनों को आप जो है सेपरेट रखें। प्लानिंग स्टेज फॉर द स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, ठीक है। ऑफ कोर्स हमारे पास जो है दिस इज वन ऑफ द प्लानिंग स्टेज फॉर द स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, ठीक है। आपके पास प्लानिंग फेज जो है स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का, यहाँ पर आपके पास बहुत बड़ा रोल है कि जब आप किसी भी फॉर एग्जांपल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपके पास है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आपके पास है, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन जो आपके पास है, उसका जो प्लानिंग फेज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास। प्लानिंग फेज के अंदर आप डिसाइड करते हो कि आप कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज जो है वो रखना चाहते हैं, आपके गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है। अगर आप उन ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक डिसीजन लेते हैं तो आपके पास कन्फ्लिक्ट के जो चांसेस हैं वो आपके पास क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। तो ये ही वो एक्चुअल फेज है जहां पर आप क्या करते हो कि कॉन्फ्लिक्ट को क्या करते हो कि मिनिमाइज कर सकते हो। अगर आप बी ऑब्जेक्टिव, आप अगर अपने जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के दरमियान जो डिफरेंट आपने अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, अगर आप उन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर स्ट्रिक्ट रहते हो तो आप जो है इजीली जो है वो क्या कर सकते हैं, चीजों को जो है हैंडल कर सकते हैं, चीजों को इजीली जो है मैनेज कर सकते हैं। बी अवेयर ऑफ द प्रेफर्ड स्टाइल ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जो आपके पास डिफरेंट जो है कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्टाइल्स हैं, जो कि इन प्रैक्टिस हैं, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपके पास कन्फ्लिक्ट जो स्टाइल्स हैं वो डिफरेंट हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। एक सिचुएशन में जो आपने कन्फ्लिक्ट स्टाइल यूज किया है, ठीक है, उसको आप दूसरी सिचुएशन पर नहीं ला सकते। फॉर एग्जांपल अवॉइडेंस हमारे पास है कि कन्फ्लिक्ट को छोड़ो यार, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेटजी फॉर कॉन्फ्लिक्ट के अवॉइडेंस। सेकंड हमारे पास जो है वो हमारे पास है जी कोलैबोरेटिव, ठीक है जी। कोलैबोरेटिव हम क्या करते हैं, हम मिल के इंटीग्रेटिव हमारे पास है कि मिल बैठ के जो है कंप्रोमाइज करते हुए, कंप्रोमाइज को हमारे पास दो स्टाइल्स हम लेते हैं, हम एक लेते हैं कंप्रोमाइज, सेकंड हम लेते हैं अवॉइडेंस, ठीक है। कंप्रोमाइज हम क्या करते हैं, दोनों पार्टीज मिलके आगे पास क्या करती हैं, कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करती हैं, ठीक है, और ऐसे ऑब्जेक्टिव पर और एक ऐसी पॉइंट पर आती हैं जहां पे दोनों के जो गोल्स हैं, नीड्स हैं, वो आपके पास जो है इक्वली जो है वो फुलफिल हो रही हो। अवॉइडेंस में आप क्या करते हैं कि आप जो कहते हैं अवॉइड करते हैं कन्फ्लिक्ट को, ठीक है, बट इन द फ्यूचर इट विल हैव सम सीरियस इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। तो जो डिफरेंट स्टाइल्स हैं, अवॉइडेंस है आपके पास, कंप्रोमाइजिंग है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से डिफरेंट स्टाइल्स हैं। एक बीइंग अ मैनेजर, डिफरेंट स्टाइल्स अवेयरनेस जो है आपके पास वो जरूरी है। आपके पास है फॉर एग्जांपल एक जो हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्टाइल, दैट इज अ प्लान, रिकॉग्नाइज, कंटेन एंड कोप, ठीक है, ये आपके पास एक स्टाइल है। डिस्टिंग्विश सिम्पटम्स फ्रॉम द कॉजेज,
सिम्टम्स आपके पास जो हैं वो आपके पास जो हैं वो और कॉजेज जो हैं उन दोनों को आपको सेपरेट रखना है। फॉर एग्जांपल सिम्टम्स लेट अस नो अ कॉन्फ्लिक्ट इज प्रेजेंट, कॉजेज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट आर द इशू अंडरलाइंग द सिम्टम्स। सिम्टम्स हमारे पास डिफरेंट असरात हैं, निशानात हैं, जिससे पता चलता है कि हमें हमारे पास प्रॉब्लम जो है एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई इन्फेक्शन है, तो आपके पास जब इन्फेक्शन होती है तो पता चलता है आपको कि यार 3-4 लोग जो है आपके पास इनको बुखार हो रहा है, तो आप पता चलता है यार ये बुखार की जो सिम्टम्स हैं ये हैं, मतलब कि बुखार हो रहा है आजकल। फिर आप फाइंड आउट करते हो कि जो कॉजेज हैं ये क्या है इस बुखार की। वो एक्चुअली हमारे पास कॉजेज जो हैं वो सिम्टम्स, हमारे पास वो जो असरात जो नजर आ रहे हैं उसके पीछे बैक पे कोई वजह होती है, वो हमारे पास एक्चुअली कॉजेज हमारे पास होती हैं। सिम्टम्स लेट अस नो दैट कॉन्फ्लिक्ट इज प्रेजेंट। हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के सिम्टम्स हैं तो पता चलता है कि हमारे पास जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है वो प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल कोलीग्स का एग्रेसिव हो जाना, ठीक है, आपके पास एब्सेंटीज्म का बढ़ जाना, या कुछ डिफरेंट आपके पास इश्यूज, जैसे पता चल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन कोई ना कोई आपके पास क्या है कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कोई ना कोई एग्जिस्ट करता है। अब जब आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है कॉन्फ्लिक्ट होगा, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आपके पास जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगा, तो वहां से आपको पता चलेगा कि एक्चुअली यहाँ पर आपके पास क्या है कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है। और उस कॉन्फ्लिक्ट के फिर आप क्या करेंगे, वो डिफरेंट कॉजेज जो है फाइंड करेंगे। कॉजेज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट आर द इश्यूज अंडरलाइंग द सिम्टम्स। वो वही इशू होंगे जिनकी वजह से आपके पास क्या है वो डिफरेंट सिम्टम्स असरात जो है वो आपके पास सामने जो आपके पास जो थे वो आपके पास आए थे। Another important thing is identify success of method already implemented। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज हमारे पास है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो अपने पास नॉलेज बैंक रखती हैं, अपने पास रिकॉर्ड्स जो है मेंटेन रखती हैं कि जो डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स आए थे, इन कॉन्फ्लिक्ट्स के पास ये सोल्यूशंस आए, ठीक है, तो आप उन सोल्यूशंस को भी जो है वो ट्राई कर सकते हैं अपने पास। तो दैट थिंग इज हियर आइडेंटिफाई सक्सेस ऑफ मेथड्स ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड। ठीक है, कि सक्सेस ऑफ द मेथड्स ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड, जो आपके पास ऑलरेडी सक्सेसफुल मेथड्स इंप्लीमेंट हो चुके हैं उनके आपके पास जो है रिकॉर्ड्स होते हैं, आप उन रिकॉर्ड्स को जो है देखें। इसके साथ साथ इग्नोर प्रॉब्लम्स, ठीक है, अनदर थिंग इस परसुएशंस हमारे पास है, देन हमारे पास कॉम्प्रोमाइज हैं। ये डिफरेंट हमारे पास मेथड्स हैं कि जिनके थ्रू आप जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बट इट्स ऑल अबाउट द पास्ट रिकॉर्ड। फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेटजी है कि इग्नोर प्रॉब्लम्स को आप क्या करेंगे, इग्नोर करें। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रिकॉशन हमारे पास है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज द कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड। But the most important thing at the end, be sensitive to different approaches and views of the conflict based on the gender and cultural diversity। ये सब हमने बात की थी कि हमारे पास जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के डिफरेंट स्टाइल्स हैं उनको आप हर कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर जो है नहीं लगा सकते। हर कॉन्फ्लिक्ट के लिए आपको जो है हर सिचुएशन के लिहाज से जो है आपको जो है वो डिफरेंट जो है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो है उसकी जो स्ट्रेटजी जो है वो आपको जो है अप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि बी सेंसिटिव टू डिफरेंट अप्रोचेस, जो डिफरेंट अप्रोचेस हैं कॉन्फ्लिक्ट की, एंड रिव्यूज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन जेंडर एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। जेंडर बेस्ड इशू या जो आपके पास कल्चरल डाइवर्सिटी हमारे पास है उसके जो इश्यूज हैं डिफरेंट, उनको जो है आप जो है माइंड में रखते हुए जो है बी केयरफुल के जो डिफरेंट सिचुएशंस हैं डिफरेंट अप्रोचेस हैं उनको जो है आप जो है वो अप्लाई अपने पास करें। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स हमारे पास जो है, क्या हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए डिफरेंट स्टाइल्स काफ़ी हैं या मैनेजरियल प्रैक्टिसेस ज़रूरी हैं, या हमारे पास कुछ डिफरेंट स्किल्स भी हैं जो कि हमें हेल्प कर सकती हैं अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में। डज कॉन्फ्लिक्ट ऑलवेज हैव नेगेटिव साइड इफेक्ट और डज देयर आर सम पॉजिटिव वेज टू हैंडल द कॉन्फ्लिक्ट। ये एक क्वेश्चन है जो मैं आपसे कर रहा हूं कि कॉन्फ्लिक्ट हमेशा उसको नेगेटिव ही लेना चाहिए या देयर आर सम पॉजिटिव वेज टू हैंडल द कॉन्फ्लिक्ट, या हमारे पास जो है कॉन्फ्लिक्ट को कुछ पॉजिटिव वेज भी हैं जिनके थ्रू हम उनको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके बारे में आंसर देना पसंद करेंगे? ये आप लोगों का क्विज नहीं हो रहा, सो प्लीज डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, यस, हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट की हमेशा नेगेटिव साइड्स नहीं हैं, यहाँ पर जरूर कुछ पॉजिटिव स्किल्स हैं जिनके थ्रू आप जो हैं वो क्या कर सकते हैं कि आप कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हैं और कॉन्फ्लिक्ट को आप रिजॉल्व करवा सकते हैं। आपको थोड़ा सा याद हो तो हमने बात की थी आपके पास फंक्शनल और डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट की। ठीक है, तो वहां पर हमने कहा था कि अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होगा तो आपके पास जो परफॉर्मेंस है वो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास जो है वो इन्हांस होगी, परफॉर्मेंस आपके पास क्या होगी, वो बढ़ेगी।
ठीक है। तो ऑप्टिमम लेवल को मेंटेन रखने के लिए आपको कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जनरेट करना पड़ेगा, और कॉन्फ्लिक्ट जो है किसी एक लेवल तक जो है जाना चाहिए, ताकि आपके पास क्या हो, वो आपके पास प्रोडक्टिव आपके पास कॉन्फ्लिक्ट हो। बिकॉज अगर आपके पास कॉन्फ्लिक्ट लो है या कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा हाई है, तो दोनों एंड के ऊपर आपके पास क्या है कि वो जो है वो प्रोडक्टिव नहीं होगा। इट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ dysfunctional conflict, but we are more interested towards the functional conflict, ठीक है। तो यह हमारे पास ये conflict की हर दफा नेगेटिव साइड्स नहीं है, but there are some positive ways to handle the conflict. Managing conflict in a positive way. Conflict is a normal and even healthy पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। आपके पास कॉन्फ्लिक्ट नॉर्मल है, और इवन आपके पास जो अच्छे से अच्छा रिलेशनशिप आपके पास है, वहां पर भी आपके पास जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आपके पास होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके साथ लास्ट लेक्चर में एक एग्जांपल शेयर की थी, आपके पास के कपल्स के दरमियान जो है वो 135 या 173 डिफरेंट, यू कैन सी द लास्ट लेक्चर, हमारे पास डिफरेंट जो है एक साल के अंदर इतने ज्यादा जो आपके पास कॉन्फ्लिक्ट हुए, इवन 30 मिनट, इवन आफ्टर मतलब एक वीक के अंदर आपके पास जो है वो पता नहीं 35 कितने हुए, एंड देन वी हैव 30 मिनट के अंदर एक जो है कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हुआ। इतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद स्टिल द रिलेशनशिप एग्जिस्ट, ठीक है। आपके पास कॉन्फ्लिक्ट का कभी भी मतलब नहीं है कि आप क्या करेंगे, मतलब रिलेशनशिप क्या कर उसको आप जो है वो ब्रेक कर दें। रिलेशनशिप हमेशा कभी भी ब्रेक नहीं करना चाहिए, बट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिलेशन। आपके पास जो कॉन्फ्लिक्ट है दैट इज इम्पोर्टेंट, और दैट रिलेशनशिप इज इम्पोर्टेंट, सो इट्स अप टू यू। अगर इफ यू वैल्यू द रिलेशनशिप तो आपके पास कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मैटर नहीं करेगा, जितने मर्जी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, ठीक है। देयर मस्ट बी something suitable way to resolve that conflict. After all, two people cannot be expected to agree on everything all the time. Of course, this is very natural कि हर बंदा जो है वो हर चीज पर एग्री नहीं होगा। Do people, two different thoughts, two different way of thinking, हमारे पास तो चीजें हर जगह पर आपके पास जो है सेम नहीं होंगी। Since relationship conflicts are inevitable, learning to deal with them in a healthy way is crucial. आपके पास जो है रिलेशनशिप के दरमियान conflicts आएंगे और आते हैं, but there must be some positive ways, some healthy ways through which those conflict can be resolved, ठीक है। conflict आपके पास resolve करना वो जरूरी है। when conflict is mismanaged it can harm the relationship. of course it is all about the management, that if you handle the conflict in something mismanaged, if you mismanage the conflict, of course it leads towards the crisis, ठीक है। एंड इट ऑफ कोर्स इन रिलेशनशिप इट विल बी द एंड ऑफ द रिलेशनशिप आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास एंड हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स हमारे पास रिलेशनशिप के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है, इनको जो है वो रिजॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव स्किल्स आपके पास होना जरूरी है, ताकि आप क्या कर सकेंगे, अपने पास कॉन्फ्लिक्ट को ईजी और अच्छे वे में जो है उनको आप हैंडल कर सकें। बट वन हैंडल्ड इन अ रिस्पेक्टेबल एंड पॉजिटिव वे, कॉन्फ्लिक्ट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, ultimately strengthen the bond between the two peoples. अगर conflict को positively और healthy way में आप solve करते हैं, one of the major benefit of this thing that it is the source to bring up with the opportunity for growth, ultimately strengthen the bond between the two people. जब आपके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी तो आपके पास जो है बॉन्ड बिटवीन द टू पीपल, ये भी आपके पास क्या होगा, ये आपके पास क्या होगा, ज्यादा स्ट्रेंथन होगा, आपके पास क्या होगा, वो आपके पास जो है वो स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पर आपके पास ये चीज देखें कि हमने हर वक्त कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो नेगेटिव वे में नहीं लेना, बल्कि वी शुड कम अप विद समथिंग पॉजिटिव थॉट्स, दैट हाउ कैन वी रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, हाउ कैन वी मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट। हम कॉन्फ्लिक्ट को जो है किस तरह से जो है वो मैनेज करें, ताकि हम आसानी से क्या करें कि अपने पास एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो है उसको हम जनरेट करें, उसको हम सॉल्व करें। तो फंडामेंटल ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, conflict arises from differences, we are very clear about that. It occurs when people disagree about their values, motivation, perception, ideas or desires. हमने सीधी बात की, हमारे पास के डिफरेंस इन ओपिनियन, डिफरेंस इन डिजायर्स, आइडियाज, परसेप्शन, मोटिवेशन लेवल्स, रेसिज्म हमारे पास है, रिलीजन, डिफरेंट बेसिस आपके पास जो है वो डिफरेंस की हो सकती है। रिकॉग्नाइजिंग एंड रिजॉल्विंग conflicting needs, एक्चुअली हमारे पास जो फंडामेंटल्स है हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का, दैट वी शुड हैव टू रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम, वी हैव टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्टिंग नीड्स। जो भी आपकी नीड्स है उनको रिकॉग्नाइज करना और फिर इनको आपने जो है उसको आपने सॉल्व करना। इफ यू आर आउट ऑफ टच ऑफ योर फीलिंग्स or so stressed that you can only pay attention to the limited number of emotions, you won't be able to understand your needs. If you are stuck
with only 2 or 3 things कि ये मेरे इमोशंस हैं, इनको फुलफिल होना चाहिए, और जो बाकी आपके इमोशंस हैं उनको आप जो है अंडरस्टैंड नहीं करते, then it is very difficult to understand your needs. So the most important thing being a human that we have to understand each and every emotion as well as need. ठीक है, एक रिलेशनशिप जो है वो सिर्फ हमारी एक नीड को पूरा नहीं कर रहा होता, बट देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स विच आर बेस्ड ऑन दैट रिलेशनशिप. ठीक है, बट आवर मेन फोकस इज ओनली 2 or 3 नीड्स, जिससे हमारी वो नीड जो है वो पूरी आपके पास जो है वो आपके पास हो रही होती है. एंड इफ दैट नीड्स वर नॉट फुलफिल्ड, तो वहां पर आपके पास जो है डिफरेंस आता है, कंफ्लिक्ट आता है. बट आप रिलेशनशिप को ब्रेक कर दे, दिस इज नॉट द वे. यू हैव टू फाइंड आउट द अदर वेज कि हमारे पास ये 3 नीड्स तो पूरी हो रही हैं, बट इस रिलेशनशिप से और कौन से ऐसी नीड्स हैं जो कि पूरी हो रही हैं. ठीक है, आपने उनको देखना है. अगर रिलेशनशिप ना रहा तो फिर वो नीड्स भी आपके पास पूरी नहीं होंगी, तो आपके पास एक लॉन्ग लिस्ट होगी जो आपके पास नीड्स जो है वो आपकी पूरी नहीं हो रही होंगी, तो ऑफ कोर्स इट विल बी अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस, इट विल बी अ सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन. तो आपके पास जो है वो सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो है वो आपके पास फिर बन जाएगा. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड योर डीप सीटेड नीड्स, you will have a hard time communicating with others and staying in touch with what is really troubling you. अब फिर हमारे पास सेकंड बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लिमिटेड रहे 2-3 नीड्स तक अपनी. अब दूसरी बात है कि डीप सीटेड नीड, हमारे पास जो भी कुछ आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं या जो भी आप रिलेशनशिप हैं, इट मस्ट बी बेस्ड ऑन द नीड. आपके पास किसी नीड के ऊपर जो है वो चीज हो रही होती है. ठीक है, कोई ना कोई रिलेशनशिप आपको कुछ ना कुछ इन रिटर्न दे रहा होता है. ठीक है, बट इफ यू शुड आइडेंटिफाई योर डीप सीटेड नीड्स, जो आपके पास इंटरनली डीप सीटेड आपके नीड्स हैं, अगर आप उनको आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है, जो कि बहुत मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करना आपके पास. ठीक है, तो ऑफ कोर्स जब आप अपने डीप नीडेड सीड्स को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स आप फिर भी ट्रबल में रहेंगे और कन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड आपका बरकरार रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, कपल्स ऑफन आर्ग्यू अबाउट प्रिटी डिफरेंसेस. ठीक है, शादी के बाद आपको पता चलेगा इंशाल्लाह कि कपल्स किस तरह से जो है छोटी छोटी बातों पर जो है वो लड़ते हैं. ठीक है, द वे शी हैंग्स द टॉवल, द वे शी पार्ट्स हिज हेयर रेदर देन व्हाट इज रियली बॉदरिंग देम. असल में मसला कुछ और होता है और डिस्कशन में आपके पास क्या पॉइंट और आपके पास आ रहे होते हैं, इसे कपड़े पहनने नहीं आते, ये इस चीज का ख्याल नहीं करता, इस चीज का ख्याल नहीं करता, बट एक्चुअली एट द बैक देयर इज समथिंग एल्स विच इज एक्चुअली ट्रबलिंग यू. ठीक है, तो बेटर दैट यू शुड डिस्कस. ठीक है, रिलेशनशिप है, बेटर यू शुड डिस्कस अबाउट दोज डिफरेंसेस जो अंदर हैं, बनिस्बत की इन चीजों के ऊपर हाईलाइट करें, आप दूसरों के जो है नेगेटिव पॉइंट्स को हाईलाइट करें. दिस थिंग इज नॉट रिक्वायर्ड. द रिक्वायरमेंट इज दैट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द एक्चुअल थिंग विच इज पिंचिंग यू. इफ यू शुड नो अबाउट दोज पिंचिंग थिंग, ठीक है, तो उसको फिर आप उसको बैठें, डिफरेंट सॉल्यूशंस निकालें, अल्टरनेटिव्स निकालें, एंड देन समथिंग कम अप विद समथिंग which is something resolvable, जो आपके पास acceptable आपके पास हो. सक्सेसफुल conflict resolution, आपके पास जो सक्सेसफुल conflict resolution जो स्कीमा है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज स्ट्रेस while remaining alert and calm. You have to keep yourself alert and calm, and side by side you have to manage your stress. By staying calm you can accurately read and interpret verbal and non-verbal communication. अब देखिए हमारे पास कि जो भी आपके पास कंफ्लिक्ट है, जब दो बंदे बैठे होते हैं, देयर इज नॉट ओनली द वे दैट यू आर जस्ट आर्गुमेंटिंग विद ईच अदर, बट देयर आर other things that your verbal, your non-verbal communication, that is also contributing, that is also something contributing in that discussion. ठीक है, आप अगर स्ट्रेसफुल हैं तो आप सिर्फ जो है उन लफ्जों पर ना गौर करें, बल्कि जो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उनको भी जो है आप क्या करें, फोकस करें. बट वॉट एवर इज द सिचुएशन, यू शुड कीप योर सेल्फ काम एंड यू शुड कीप योर सेल्फ alert and active. Control your emotion and behavior. You should control your emotions and behavior as well. When you are in control of your emotions, you can communicate your needs without threatening, frightening and punishing others. You should control your emotions. गुस्से में आ जाना, एकदम फ्रस्ट्रेशन में एकदम स्मोकिंग शुरू कर दिया आपने जी, दुनिया से दूर चले गए. These are not things to resolve the conflict. No. You should control your emotion. You should discuss with the other person. You should discuss, फॉर एग्जाम्पल आप जो है डिस्कस करें कि एक्चुअल इशू क्या है, किस वजह से ये प्रॉब्लम आया. कम्युनिकेट करें दूसरे को अपनी नीड्स, ये मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, बजाय इसके क्या धमकियां दें, मैं ये छोड़ के चला जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा. नहीं, यू जस्ट बी काम,
क्वाइट एंड अलर्ट, आप अपने पास खामोशी इख्तियार करें, अलर्ट रहें आपके पास, फिर आप कम्युनिकेट करें जी ये जो चीज़ है इस तरह से है, मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, आपके साथ मेरी ये एग्रीमेंट था, दिस थिंग इज नॉट बीइंग फुलफिल्ड, सो मीन वॉट एवर इज सिचुएशन। धमकियां ना दें, ठीक है, फ्राइड ड्राई नहीं, पनिश ना करें, दिस थिंग इज समथिंग वेरी मच रॉन्ग। आप थोड़ा सी तो देखेंगे, एक बंदा अगर बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर आपके पास आता है तो उसका क्या सोल्यूशन है। एक बंदा आपके पास आया और वो बहुत सा गुस्से में है, अब आप के पास क्या स्ट्रेटेजी जो है वो अप्लाई करेंगे, उसका गुस्सा जो है किस तरह से आपके पास क्या हो जाए, वो कम हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज जो हमारे पास ये है कि जब हमारे पास जो है बीइंग ए मुस्लिम, हम इसे बिलीव करते हैं कि आप क्या करें कि जो बंदा गुस्से में बहुत ज्यादा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करें, आप उसको बिठाएं, पानी पिलाएं उसको, ठीक है, पानी पिलाएं, मेक हिम रिलैक्स, उसे रिलैक्स करें, ठीक, फिर आप जो भी प्रॉब्लम है उसको आप डिस्कस करें। द सेम थिंग, अगर वो बंदा गुस्से में आपके पास आ जाता है, आप उसे बिठाएं, पानी पिलाएं, उसे थोड़ा टाइम दें, उसे थोड़ा टाइम दें, बात एकदम ना सुने, एकदम बताओ भाई नहीं, थोड़ा टाइम दें, उसे थोड़ा रिलैक्स होने दें आप। जब वो रिलैक्स हो जाएगा तो बिल्कुल बात करने का पैटर्न आपके पास क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो समथिंग कि एकदम जो है वो बात करेंगे तो आपके पास जो है वो गुस्सा ज्यादा आएगा, तो रिलैक्स, इजी, ये हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेस कंट्रोल करने के तरीके हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे पास कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए एक सक्सेसफुल स्ट्रेटजी हो सकती है, पे अटेंशन टू द फीलिंग्स बीइंग एक्सप्रेस्ड एज वेल एज द स्पोकन वर्ड्स ऑफ द अदर। पे अटेंशन ऑफ द फीलिंग्स बीइंग एक्सप्रेस्ड, आपका ध्यान जो है फीलिंग्स की तरफ हो, जो अपनी फीलिंग्स जो हैं वो आपकी क्या थी, एज वेल एज स्पोकन वर्ड्स ऑफ अदर, इसके साथ साथ जो दूसरे लफ्जों के जो स्पोकन वर्ड्स हैं उनको भी आप सुनिए। हमने बात के ऊपर वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के साथ साथ जो वर्ड्स हैं वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो आपका जो फोकस है उस तरफ भी होना चाहिए। बी अवेयर ऑफ एंड रिस्पेक्टफुल ऑफ द डिफरेंसेज, आपको दूसरों के डिफरेंसेज के बारे में पता भी होना चाहिए एंड उनके रेफरेंसेस की आपको रिस्पेक्ट भी करने चाहिए। ठीक है, आप सिर्फ अथॉरिटेटिव बिहेवियर ना हो कि सिर्फ मैं ही इंपॉर्टेंट हूँ, मेरी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं, दूसरों की जो डिफरेंसेस हैं, दूसरों की जो नीड्स हैं वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि आपकी नीड्स इंपॉर्टेंट है। तो दूसरों के नीड्स को जो है आपको जो है वो जो है फोकस जो है उसको आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जो हमारे पास अनहेल्थी वे ऑफ मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट, हमारे पास अनहेल्थी वे, हमारे पास हमने बात की अभी आपके पास किस तरह से हेल्थी वेज कौन कौन से थे, आप किस तरह से काम रहें, कूल रहें, दूसरों के नीड्स का ख्याल करें, जो आपके पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल जेस्चर्स उनको भी आप जो है वो फोकस करें। तो हमने डिफरेंट नीड्स की बात की जो सारी पॉजिटिव थी। अनहेल्थी वेज ऑफ मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट, जो अनहेल्थी वेज है वो आपके पास क्या हो सकते हैं, अनहेल्थी रिस्पॉन्सेज टू कॉन्फ्लिक्ट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय एन एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड मैटर्स ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द ऑफ द अदर पर्सन। एक इंपॉर्टेंट मैटर है बट आपके अंदर एबिलिटी ही नहीं कि आप उस इंपॉर्टेंट मैटर्स को, उन नीड्स को जो है वो आइडेंटिफाई कर पाए। एक्सप्लोसिव, एंग्री, हर्टफुल एंड रिसेंटफुल रिएक्शंस, जो आपके रिएक्शंस हो वो एक्सप्लोसिव हो, एंग्री गुस्से वाले हो, हर्टफुल हो, दूसरे का दिल दुखाने वाले हो, समथिंग दिस थिंग इज अगेन टोटली अनहेल्थी रिस्पॉन्स। द विड्रॉल ऑफ द केयर resulting in rejection, isolation, shaming and fear of the abandonment. The withdrawal of the care, जब आपसे केयर हटा ली जाए तो उसके बाद क्या होगा, आपके पास रिजल्टिंग होगी, रिजेक्शन होगी, आइसोलेशन होगा और आप ज्यादा जो है परेशानी का शिकार होंगे। ठीक है, तो यू शुड बी केयरफुल, आपको दूसरों की नीड्स का, केयर्स का जो है वो ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान नहीं करेंगे तो अनहेल्थी रिस्पॉन्स आपके पास क्या होगा कि आप बिल्कुल ही आइसोलेट होकर रह जाएंगे, लोग आपसे कट के रह जाएंगे, लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे। आप देखें जो लोग झगड़ालू होते हैं, लोग उनसे जो है दूर रहते हैं, वो बिल्कुल अकेले तन्हाई के अंदर जो है बैठकर जो है वो पसंद करते हैं चीजों करना। द एक्सपेक्टेशन ऑफ द बैड आउटकम्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ द बैड आउटकम्स, अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि इसका रिजल्ट बुरा होगा, ठीक है, तो ऑफ कोर्स दिस थिंग इज अगेन रॉन्ग। ठीक है, कि आप कभी भी एक्सपेक्ट ना करें, हमेशा जो है वो पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, जिस तरह का आप सोचेंगे वैसी ही आपके पास जो है वो आउटकम जो है वो आएगी। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपके पास आउटकम जो है वो नेगेटिव आएगी, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके पास आउटकम जो है वो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो इन चीजों को जो है आपने देखना है। द फियर एंड अवॉइडेंस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, एंड अदर आपके पास अनहेल्थी वे, unhealthy responses to the conflict are characterized as the capacity to recognize and respond to the important matter. The capacity to recognize and respond. आपके पास एक और अनहेल्थी जो रिस्पॉन्स हो सकता है, हेल्थी रिस्पॉन्सेज, सॉरी दीज आर नॉट द अनहेल्थी, दीज आर हेल्थी रिस्पॉन्सेज, कि आप जो मैटर को जो है वो आइडेंटिफाई करें, उसके रिकॉग्नाइज करें और उसको रिस्पॉन्ड करें इन एन इम्पॉर्टेंट मैनर। ठीक है, टू एंड रिस्पॉन्ड टू इम्पॉर्टेंट मैटर्स।
अगर आपको पता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इसके रीजन क्या है, किस वजह से हुआ है, तो उसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि हमारे पास इसकी ये रीजंस हैं जो कि ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग है टुवर्ड्स दैट कॉन्फ्लिक्ट, एंड यू शुड फोकस ऑन दोज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स से ज्यादा जो आपके पास ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग, उनके ऊपर क्या करें आप जो है वो ज्यादा जो है वो आप क्या करें वो कंट्रीब्यूट करें यहाँ पर। तो अगर आप एक कॉन्फ्लिक्ट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं पॉजिटिवली, तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर विच शुड आपके पास कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो हेल्दी बना सकता है आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। रेडीनेस टू फॉरगेट एंड फॉरगिव, आप जो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, माफ कर देना, ठीक है। तुम में से बेहतर वो है जो दूसरों को क्या करे, माफ कर दे, ठीक है। गुस्सा आया हो बंदा, बिल्कुल ठीक, गलती भी उसकी हो, बट अगर उसे माफ कर देते हैं आप, तो आपका ये बड़ापन है, दिस इज गुड फॉर यू, ये आपके लिए जो है वो अच्छा है। दिस इज अनदर हेल्दी एबिलिटी, द एबिलिटी टू सीक कंप्रोमाइज एंड अवॉइड पनिशिंग। टू सीक कंप्रोमाइज, आपके अंदर ये एबिलिटी हो, ये खूबी हो कि that you are going to handle the conflict, you are going to manage the conflict, बट आप उसको कॉन्फ्लिक्ट करें, उसको मैनेज करें पॉजिटिवली, ठीक है। कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड आपका हो, आप पनिशिंग जो है उसको जो है आप अवॉइड करें। आप बिलीव दैट रेजोल्यूशन कैन सपोर्ट द इंटरेस्ट एंड नीड ऑफ बोथ पार्टीज, इस बिलीफ के साथ आप जो है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें कि ये कॉन्फ्लिक्ट है इसको हमने रिजॉल्व करना है, और इसके रिजॉल्व होने से दोनों पार्टीज को आपके पास क्या होगा, वो बेनिफिट होगा, ठीक है। अगर इनिशियली ही आप एक नेगेटिव थॉट के साथ चलेंगे कि हमने इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व ही नहीं करना, तो कॉन्फ्लिक्ट आपके पास कभी भी जो है वो रिजॉल्व नहीं होगा। बट इफ यू हैव दिस थिंग इन योर माइंड कि हमने कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो रिजॉल्व करना है और ये कॉन्फ्लिक्ट हमारे पास रिजॉल्व हो जाएगा, तो फिर आपके पास जो इजीली जो है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आपके पास जो है वो पॉसिबली जो है वो हो सकती है, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट को हम इस तरह से जो है इजीली, ये हमारे पास हेल्दी वेज भी है इसको हैंडल करने के। 4 की कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स, हमारे पास जो 4 अहम की स्किल्स हैं। The ability to successfully manage and resolve conflict depend on 4 key skills. Together, these 4 skills form a 5th skill that is greater than sum of its part. The ability to take conflict in stride and resolve differences in a way that build trust and confidence. आपके पास 4 डिफरेंट हैं, इन 4 डिफरेंट को हम मर्ज करें, हमारे पास एक और 5th स्किल है जो कि मोस्ट इफेक्टिव है उन चारों से जो हम यूज करते हैं। आपके पास जब भी कॉन्फ्लिक्ट हो, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का आपके फर्स्ट ऑफ ऑल तो पॉजिटिव होंगे, आई हैव टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट। सेकेंडली, आप ये चीज कंसिडर करें कि ये जो हम कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करेंगे, इससे आपके पास ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आपके पास क्या होगा, वो बढ़ेगा, ठीक है, बिटवीन 2 पार्टीज। फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट, रिट्रीव क्विकली रिलीव स्ट्रेस। पहली चीज, द कैपेसिटी टू रिमेन रिलैक्स्ड एंड फोकस्ड इन टेंस सिचुएशन इज अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट के अंदर बंदे को गुस्सा आता है, जब कोई लड़ाई होती है, कोई इनसर्टेनिटी होती है, बंदे को गुस्सा आता है। कोई भी ऐसा बंदा जो कि कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, ऐसी सिचुएशन के अंदर आपके पास काम्ड और रिलैक्स रहेगा, ही इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग पर्सन। आपके पास वो ज्यादा इजीली है। आप छोटी सी चीज पर इतनी बड़ी टेंशन ले लेंगे तो आपके पास क्या होगा, प्रॉब्लम आपके पास क्या हो जाएंगी, वो बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो आपके पास जो एक पॉजिटिव वे है कॉन्फ्लिक्ट का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल रिक्वायर्ड है, वो हमारे पास ये है कि छोटी से छोटा कॉन्फ्लिक्ट हो या बड़े से बड़ा आपके पास स्ट्रेस हो, यू हैव टू कीप योर सेल्फ रिलैक्स्ड एंड focused. If you don't know how to stay centered and in control of yourself, you may become emotionally overwhelmed in a challenging situation. छोटे से conflict के ऊपर अगर आप जो है चीजों को मैनेज या रिलैक्स नहीं रख सकते, तो एक बड़ी सिचुएशन के अंदर जो है चीजों को आप जो है किस तरह से जो है वो मैनेज करेंगे, then it will be a problem. तो आप छोटी छोटी चीजों से एक्सरसाइज करें ताकि एक जब चैलेंजिंग सिचुएशन हो तो वहां पर आप जो है वो ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग आप जो है वो आपके पास एटीट्यूड आपके पास हो, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजों पर आप जो है खुद को रिलैक्स करें, छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स को, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को आप जो है इजीली रिलैक्स्ड और काम वे में हैंडल करें, उनको रिजॉल्व करें। तो इंशाल्लाह व्हेन देयर इज अ बिग चैलेंज, उनके अंदर भी आपकी वो प्रैक्टिस जो है वो वहां पर आपको जो काम आएगी। द बेस्ट वे टू रैपिडली एंड रिलायबली रिलीव स्ट्रेस इज थ्रू द सेंसेस। साउंड, अच्छा गाना सुने, अच्छी सीनरी देखें, किस चीज को टच करें, फील करें, टेस्ट करें, स्मेल करें, ये आपको बहुत हेल्प करती है इस चीज के अंदर। बट ईच पर्सन रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू द सेंसरी इनपुट, सो यू नीड टू फाइंड आउट थिंग्स दैट आर सूदिंग टू यू। पांचों की पांचों चीजें हर वक्त आपको नहीं होंगी, ठीक है। कई दफा स्ट्रेस में आप जगह हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप जो है वो मीडिएशन करें, आंखें बंद कर लें, समथिंग लाइक दैट, मीडिएट करें, ठीक है।
कंसंट्रेट करें एक सिंगल पॉइंट के ऊपर, तो वहां पर भी आपके पास स्ट्रेस आपके पास रिलीव होगा। कई लोग म्यूजिक सुनते हैं, म्यूजिक सुनने सुनने जो है स्ट्रेस आपके पास जो है वो रिलीज हो। कई जगह टच करते हैं, टच करने से आपके पास जो है वो आपके पास क्या होगा। तो हर जगह पर सेंसेस काम नहीं करेंगी, बट यू नो बेटर, यू आर द सेल्फ एवेल्युएटर ऑफ योर सेल्फ, यू आर द सेल्फ एवेल्युएटर। आप खुद को देखेंगे मैं किस चीज से जो हूँ ईजी हो जाता हूँ, ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड आउट कौन सेंसेस आपके जो है आपकी हेल्प करती हैं। सेकंड जो हमारे पास रिजॉल्व स्किल है, रिकग्नाइज एंड मैनेज योर इमोशंस। आपके पास कि अपने इमोशंस को रिकग्नाइज करें, अपने नीड्स को जो है आइडेंटिफाई करें और फिर उनको आप क्या करें, उनको आप मैनेज करें। इमोशनल अवेयरनेस इज द की टू अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ एंड अदर्स। इमोशनल अवेयरनेस, यू शुड बी अवेयर अबाउट योर नीड्स। अपनी जो इन डेप्थ डीप सीटेड जो नीड्स हैं उनको आपका पता होना चाहिए। इफ यू डोंट नो हाउ यू फील और व्हाई यू फील द वे दैट वे, यू वॉन्ट बी एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली और स्मूथ आवर डिसएग्रीमेंट। अगर आपको पता नहीं है आपकी कौन सी नीड्स हैं, कौन कौन सी आपकी इमोशंस हैं, उन इमोशन आपको अपने इमोशंस के बारे में नहीं पता, तो ऑफ कोर्स इन द लॉन्ग रन कभी भी आपको जो है वो सपोर्ट नहीं मिलेगी, आप कभी भी जो है वो इफेक्टिवली जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड रिकग्नाइज योर इमोशन, आपके इमोशंस क्या हैं, किस टाइम के ऊपर आपके इमोशन का स्टेटस क्या होता है। ऑल्दो नोइंग योर फीलिंग मे सीम सिंपल, many people ignore or try to syndicate or try to sedate strong emotion like anger, sadness and fear, but your ability to handle conflict depend on being connected on these feelings. आपका गुस्सा, परेशानी, खौफ, ये चीजें जो आपके पास हैं ये आपके इमोशंस हैं, आप इनको कैसे कंट्रोल करते हैं, एंड दीज आर वेरी मच कनेक्टेड विद द कन्फ्लिक्ट। ठीक है, आप अगर इन चीजों के ऊपर कंट्रोल करते हैं, इन चीजों को आप रिकॉग्नाइज करते हैं, इन चीजों को आप मैनेज करते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करना आपके लिए कोई भी इतना बड़ा जो है इशू नहीं होगा। इफ यू आर अफ्रेड of strong emotion, or if you insist on finding solutions that are strictly rational, your ability to face and resolve will be impaired. ठीक है, if you are afraid of strong emotions, अगर और you insist on finding solutions that are strictly rational, आप ऐसे solutions या ऐसी आप जो हैं strong emotions अपने afraid हैं या ऐसे solutions निकालते हैं जो कि strictly rational हैं, then your ability to face and resolve differences will be impaired। तो फिर कभी भी आप जो है solutions जो है वो find out नहीं कर सकेंगे। Another third important skill is improve your non-verbal skill। हमने बात की थी सिर्फ verbal communication नहीं बल्कि जो non-verbal gestures हैं, face expressions हैं, eye contact है, ये चीजें भी जो हैं बड़ी contributing आपके पास होती हैं। ठीक है, the most important information exchange during conflict and argumentation is often communicated non-verbally। ठीक है, आप किसी से गुस्सा करते हो, आपसे आंखें दिखाते हो, अगला बंदा डर जाता है। Why? दिस इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, आपका जो आप बैठे हैं किसी जगह पे, आपके वालिद साहब ने आपको दूर से देखा, सिर्फ देखा, आप समझ गए भी इस बात का क्या मतलब है, तो ये चीज क्या आपके पास होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपके पास बहुत बड़ी एक्सचेंज है इन्फॉर्मेशन का, आपको बहुत कुछ जो है बता जाता है जो कि बातें नहीं बता पाती, लेकिन नॉन वर्बल चीज जो है वो आपको बता जाती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, ट्यून ऑफ द वॉइस, पोस्चर, टच, जेस्चर्स, ये तमाम चीजें जो है इसका पार्ट है। व्हेन यू आर इन द मिडल ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, paying close attention to the other people's non-verbal signal may help you to figure out what the other person is really saying, respond in a way that build trust and get to the root of the problem। ठीक है, जो आपको कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान सिर्फ बातों पे नहीं गौर करना बल्कि उस बंदे का जो नॉन वर्बल एक्शंस उनको भी फोकस करना है, एंड यू हैव टू समथिंग गेट टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, वहां तक आपको पहुंचना है, दोनों चीजों को, वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल जेस्चर्स को देखते हुए। Simply non-verbal signals such as calm tone of the voice, a reassurance touch, or concerned facial expression can go long way towards diffusing a heat exchange। ठीक है, अगर आप compromising attitude में हैं तो जो आपके जो फेस की जो कामनेस है, जो आपकी ट्यून की जो पिच है उसका लो होना, ये सारी चीजें आपके पास जो है कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने में आपके बहुत ज्यादा मदद करेंगी। चौथा चीज है यूज ह्यूमर एंड प्ले टू डील विद द चैलेंजेस। ठीक है, आप ह्यूमर यूज करें, ठीक है, एंड प्ले टू डील विद द चैलेंजेस। यू मे अवॉइड कन्फ्रंटेशन और रिजॉल्व आर्गुमेंटेशन एंड डिसएग्रीमेंट बाय कम्युनिकेटिंग इन अ प्लेफुल और ह्यूमरस वे। मजाक मजाक में कोई बात कर दे, जरूरी नहीं कि आप गुस्सा करके किसी को बात समझाएं, गुस्सा ही हर चीज की प्रॉब्लम जो है वो, हर चीज की प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो गुस्सा ही है, ऐसा नहीं, आप जो है उसको दूसरे तरीके से जो है बयान कर सकते हैं। ह्यूमर कैन प्ले
Humor can help you saying things that might otherwise be difficult to express without creating a flap. ठीक है, हर ह्यूमर कई दफा काम करता है जो दूसरी चीज आपके पास जो है काम नहीं करती. फॉर एग्जांपल मुन्ना भाई, आपने मूवी देखी, मुन्ना भाई में जो मुन्ना भाई हैं जो उनके समथिंग फादर इन लॉ थे, उनके सामने बात करता वो समथिंग लाफ थेरापी यूज करते थे, हंसते थे जब गुस्सा आता था. अब देयर इज नो सोल्यूशन फॉर दैट, मुन्ना भाई इज कंट्रोलिंग ईच एंड एवरीथिंग. ये ऑलरेडी रिटन स्क्रिप्ट हिमसेल्फ, मुन्ना भाई ने, तो वो खुद कंट्रोल कर रहा था. तो वहां पर आपके पास क्या था कि लाफिंग थेरापी एक चीज इंट्रोड्यूस की गई. वो हंसता था बहुत ज्यादा. ठीक है, ही मतलब गुस्सा था उसको लेकिन वो हंसता था. अब उसके पास कोई हल नहीं है, बट देयर इज समथिंग दैट हाउ कैन यू समथिंग स्मूथ और समथिंग रिलैक्स योर समथिंग, आपकी जो बॉडी है आप किस तरह से काम क्वाइट रिलैक्स जो है कर सकते हैं. सो दिस इज something humor therapy. However, it's important that you laugh with the other person, not at them. दूसरे पर्सन के साथ हंसे, उनके ऊपर ना हंसे. When humor and play are used to reduce tension and anger, reframe problem and put the situation in a perspective, the conflict can actually become an opportunity of great connection and intimacy. Of course, हमने बात की अगर आप रिविजिट करें और उसकी एक्चुअल कॉज है, रूट कॉज है प्रॉब्लम, उस तक आप पहुंचे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये आपके पास ट्रस्ट बिल्डिंग और कॉन्फिडेंस इन्हांसमेंट के अंदर जो है ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा बनिस्बत के प्रॉब्लम्स के अंदर. ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट को जो हमेशा आपने पॉजिटिवली देखना है. सो वी आर विद द समरी ऑफ आवर टुडेज लेक्चर. आज के लेक्चर हमें बात की व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, हमारा फोकस रहा स्ट्रेटजीज फॉर डीलिंग विद द कॉन्फ्लिक्ट, एंड देन एट द एंड वी डिस्कस्ड अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स. हमने 4 कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल देखी. जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अपने बात करेंगे व्हाट इज मेंट बाय डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग क्या चीज है? Of course, it is one of the managerial practice. Classical models of decision making, classical model of decision making कौन से आपके पास, the decision making process कौन सा आपके पास, decision making in the management function, management जो different functions आपके पास हैं उनमें decision making जो है वो किस तरह से होती है, हम उसको बात करेंगे. and then decision making into rationality, हम देखेंगे decision making और rationality दोनों में से आपके पास कौन सी चीज जो है कॉमन यूज होती है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे लेक्चर. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.